Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप सभी जानते हैं, मंडे में हम एसटी डिस्कशन करते हैं। तो हमारी जो ब्रांच में ऑफलाइन एसटी रही आपकी ST 46, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट रहा है उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन में कनेक्ट हो सकें और फाइनली जो उन्होंने एसटी के आंसर्स किए थे उनको चेक कर सकें, उनका एक्सप्लेनेशन क्या रहने वाला है वो देख सकें, है ना डियर। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल एवरी मंडे डिस्कशन होता है डियर। एवरी मंडे लास्ट जो वीक रहा उसमें जो ST 46 रही उसी का डिस्कशन है। एवरी मंडे होता है 11 AM से जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन आपका स्टार्ट होता है। तो 11 o'clock हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर। क्या क्वेश्चन था भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेयर प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली दुर्लभ पौधे की प्रजाति का क्या नाम है? क्या आंसर किया था आपने? यहां पर डियर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। सिमिलैक्स बोर्किलेना, सिमिलैक्स किंगडोनी, सिमिलैक्स टर्बन्स, सिमिलैक्स अरुणाचल एनीज, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट ये न्यूज में रहा था डियर, इस वजह से एग्जाम में पूछा गया है। ये रेयर प्लांट स्पेसीज है, तो आपने क्या आंसर किया था? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने अपनी एसटी में, ऑफलाइन एसटी जो आपने ब्रांच में दी, उसका इसका क्या आंसर आपने किया था। ठीक है, फटाफट आप बताएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है डियर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। ठीक है, सिमिलैक्स टर्बन्स। ठीक है, सिमिलैक्स टर्बन्स यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट है डियर। ये करंट का पार्ट रहा, जो भी करंट का पार्ट रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहां दिया हुआ है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताने की कोशिश की जा रही है भाई। लॉन्ग लास्ट, लंबे समय से लुप्त हो चुकी पौधे की प्रजाति सिमिलैक्स टर्बन्स एक पौधे का जंगली समकक्ष है, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ावा देता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है डियर, उसको ये क्या, इम्यूनिटी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। और अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन जंगलों में एक खोज के दौरान इसे क्या किया गया है, खोजा गया है, तो करंट में रहा, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, तो ध्यान रखेंगे आप, सिमिलैक्स टर्बन्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलैग फील्ड प्राइज 2023? भाई प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर अवार्ड है ये, है ना। अवार्ड एंड ऑनर में ये न्यूज आई होगी, और बिल्कुल मॉर्निंग करंट अफेयर में कनेक्ट हुआ करिए। अगर आप कनेक्ट नहीं होते हैं तो मॉर्निंग 7 AM क्लास होती है करंट अफेयर्स की डेली, तो उसमें कनेक्ट होंगे आप, तो डेली करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे, है ना। डेली का डेली आप वहां से जो भी न्यूज डिस्कस हो रही है उनका एक नोट्स बना लीजिए, है ना। और वो अगर आप करना शुरू कर देंगे डियर, तो आप एसटी में भी और एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे और सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो डेली कनेक्ट हुआ करिए मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का। नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार भाई किसे मिला हुआ है? तो चलिए फटाफट से देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक यहाँ पर राइट है, इनको ये अवार्ड मिला है डियर, है ना। डायरेक्टली नॉर्मल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, अवार्ड एंड ऑनर से आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको नाम ध्यान रखना है, स्वाति नायक जी का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या निकल कर आ रहा है भाई। डॉक्टर स्वाति नायक एंड इंडियन साइंटिस्ट हैं एट द इंटरनेशनल Rice Research Institute has been named the 2023 recipient of the prestigious Norman E. Borlaug Award for Field Research and Applications with the World Food Prize Foundation, describing her as an outstanding young scientist. अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलैग अवार्ड मिला है। और डियर ये जो ई बोरलैग अवार्ड दिया जाता है डियर, नॉर्मन बोरलैग अवार्ड जो दिया जाता है ये एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये अवार्ड इस बार किसे मिला है? तो डॉक्टर स्वाति नायक जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड द NEO फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से किस बैंक ने NEO फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने, कौन सा बैंक है जिसने नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या किया है, लॉन्च किया है। अगर आप डेली करंट अफेयर सेशन मॉर्निंग में रहे होंगे तो आपने कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन देखा होगा, मैंने आपके साथ डिटेल में ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था डियर, ठीक है। तो बिल्कुल आप रहा करें, 7 AM मॉर्निंग क्लास में आया करें। अगर जो लोग नहीं आते हैं, जो आते हैं वो देख पाते होंगे कि भाई क्वेश्चंस आपके जो फ्रेम हो रहे हैं एसटी में या एग्जाम्स में, तो वहीं से क्वेश्चन की रेलेवेंसी बनती है, ठीक है। तो चलिए बताइए भाई क्या आंसर आपने किया था, नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या किया था आंसर आपने, यहां पर चलें डियर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है एक्सिस बैंक, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये देखिए नियो फॉर बिजनेस जो ये टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, नियो बैंक जो होते हैं ये बहुत सारी फैसिलिटीज को बहुत ही नए तरीके से प्रदान करते हैं, है ना। एक ये टर्म है, नियो का मतलब ये नहीं कि वो न्यू चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नियो फॉर बिजनेस सर्कमफ्रेंसेस को देखते हुए ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ये जो है लॉन्च करने वाला बैंक बना है यहाँ पर कौन सा, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लॉन्च द ट्रांजिशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉल्ड नियो फॉर बिजनेस। नियो फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, किसके लिए, एमएसएमई के लिए। मैंने बोला बिजनेस पर्पज से प्रमोट करने के लिए, है ना, कोलैबोरेट करने के लिए शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एक्सिस बैंक के द्वारा, जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। कैसा बैंक है भाई, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स वर फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें को हरी झंडी दिखाई है, 5, 7, 9 या फिर 11 या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। यार हम बात करें तो बिल्कुल ये न्यूज भी आपकी डिस्कस हुई थी उस टाइम पे, जिस टाइम ये न्यूज रही थी, है ना, और अब ये हमें एसटी में क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल रही है। तो भाई एक साथ कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या आंसर किया था आपने, बताइए। हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है डियर, वो 9 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडी दिखाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है हमारा, है ना। तो आंसर हो गया है 9। चलते देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 सितंबर को डियर फ्लैग ऑफ किया था। 24 सितंबर, डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, 24 सितंबर को फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है डियर। फ्लैग ऑफ, कितनी वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है, 9, ठीक है। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अक्रॉस 11 स्टेट्स। और ये देखो बहुत ही अच्छा है भाई, 9, 2, 11 यानी 11 स्टेट्स में इनको फ्लैग ऑफ किया गया। 11 स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं उनको नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। एट प्रेजेंट देयर आर 25 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल विद इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 25 वंदे भारत ट्रेन क्या की जा चुकी हैं, शुरू की जा चुकी हैं, और उसके बाद में ये 9 वंदे भारत ट्रेन एक साथ स्टार्ट की गई डियर, ठीक है। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट होगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, अच्छा पहली वंदे भारत ट्रेन भाई बताइए कहां से कहां तक शुरू की गई थी, फ्लैग ऑफ की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहली वंदे भारत ट्रेन जो शुरू की गई वो कहां से शुरू की गई, न्यू दिल्ली से वाराणसी, न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। यानी मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां तक, नई दिल्ली से वाराणसी तक पहली वंदे भारत ट्रेन को क्या की गई, हरी झंडी दिखाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या नन ऑफ दीज। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर आपने क्या किया है और राइट आंसर क्या है, तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर है डियर, नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको क्या किया, आधारशिला इसकी रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि वाराणसी में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। तो इसकी आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन जो रखा है वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं भाई। क्रिकेट के जरिए पूरी दुनिया में भारत से जुड़ रही है, नए देश अब क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। महादेव की नगरी का यह स्टेडियम स्वयं महादेव को
समर्पित होगा, है ना। महादेव भगवान शिव को समर्पित ये स्टेडियम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इसमें जो शिखर है, इसमें जो स्टेडियम में आपका जो बालकनी है, एंड बहुत सारी चीजों को यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित, यानी उनके सिंबल्स जैसे डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, एंड अदर बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करते हुए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक डे डियर है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली? एनुअली इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये डे हमने कब सेलिब्रेट किया ये आपसे पूछा गया है। कोई भी डे होता है डियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली पूछा आता है कि बताइए ये डे कब सेलिब्रेट किया गया। फिर थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या, कि भाई इस डे की अगर थीम क्या रही है ना। बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे जो भी डेज होते हैं कहीं ना कहीं उनकी थीम होती है। कुछ ही ऐसे डे होते हैं जहां पे थीम अनाउंस नहीं होती। वो डे कब मनाना शुरू किया गया है, क्या थीम रही है, ये रिलेवेंसी बनती है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भाई कब मनाया गया, तो बताइए क्या आंसर किया था आपने। फिर हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो बिल्कुल सितंबर 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25, 1 अक्टूबर या फिर नन ऑफ दीज, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर है 25 सितंबर, यानी ये जो डे है विश्व फार्मासिस्ट डे, ये कब मनाया गया है? 25 सितंबर को क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 25 सितंबर को मनाया जाने वाला यह है ईयरली डे है, हर ईयर मनाया जाता है डियर। ये वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में फार्मासिस्टों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस वर्ष की थीम भी यहाँ पर दी गई है डियर। फार्मासिस्ट दिवस का विषय क्या रहा है? तो विषय इस डे का रहा है आपका, है ना, फार्मेसी सुदृढ़ीकरण स्वास्थ्य प्रणालियों में। ठीक है, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पर थीम रही है इस डे की। तो चलिए हम लोग एक बार दैट इज ये, तो फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, ये यहाँ पर इसकी थीम रही है। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे केवल डे पूछ दिया गया है, कहीं हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली थीम पूछ दी जाए, तो थीम भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, 25 सितंबर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। आप सभी अपने मार्क्स काउंट करते चल रहे होंगे कि आपने एसटी में जो क्वेश्चंस किए थे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने नहीं। यार एसटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन एसटी ब्रांच में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो देना फटाफट शुरू कर दे। ऑफलाइन एसटी इसलिए डियर कराई जाती है जिससे आपका जो पुट पेन टू पेपर, हम बचपन से काम कर रहे होते हैं डियर, तो हमारी जो पकड़ होती है वो पुट पेन टू पेपर बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसी पकड़ के साथ हम अपनी स्पीड को स्ट्रांग कर पाए, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए। इस वजह से ऑफलाइन एसटी कराई जाती है, जिससे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन पहले आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो, एक्यूरेसी मेंटेन हो, फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर एसटी दें। यानी ऑनलाइन जो एसटीज होती हैं आपकी लैब में, आपके एसटी पोर्टल अकाउंट पे, उसके थ्रू भी फिर आप एसटी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन एसटी जो लोग दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू करें। फटाफट ब्रांच में विजिट करें। आपका बैच चल रहा है तो बहुत अच्छी बात, बैच के साथ देते जाएं, और अगर बैच नहीं रन कर रहा है फिर भी ब्रांच विजिट करें, ब्रांच पहुंचे और ऑफलाइन एसटी दें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। यार जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं तभी वहां से आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर वो जो एसटी है या जो भी कोई चीज है वो भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी। तो इंपॉर्टेंस देना जरूर याद रखिए कि आप इंपॉर्टेंस देंगे तो आपको भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल नेचर का लॉ है ये। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। टू प्रमोट अर्बनाइजेशन, to boost the automobile industry, to achieve cleanliness and sanitation in rural areas, to eradicate poverty and none of these। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपने क्या आंसर किया था इसका, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन थर्ड, टू अचीव क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? राइट हो रहा है, टू अचीव क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। उद्देश्य क्या हो सकता है? क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड रूरल एरियाज, अर्बनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन वो तो एक और ओवरऑल होल है, बहुत सारी और भी वर्क करने पड़ेंगे तब होगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें दी हुई है देख लेते हैं। बिल्कुल यार, अभी एक रिपोर्ट आई हुई थी, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 75% जो विलेजेस हैं वो ODF प्लस स्टेटस उनको मिल चुका है ना। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ODF अब ओपन डेफिकेशन फ्री,
ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस मिल चुका है वो कितने स्टेट्स हैं जिनको मिल चुका है? 75% विलेजेस जो हैं उनको ओडीएफ स्टेटस क्या हो चुका है? मिल चुका है। ओडीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री। तो क्या रिपोर्ट आई थी देख लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है डिटेल में। द कंट्री हैज अचीव्ड येट अनदर मेजर माइलस्टोन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ग्रामीण फेज इसका कौन सा है? सेकंड फेज है डियर। द 3 and 4 ऑफ द टोटल विलेज इन द कंट्री, 75% विलेजेस अचीविंग ओडीएफ प्लस स्टेटस अंडर द फेज सेकंड ऑफ द मिशन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट है, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ये भी एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से न्यूज ये डिस्कस हुई थी कि 75% विलेजेस हैं उनको ओडीएफ स्टेटस दिया जा चुका है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज Which veteran actress has been honored with the दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा डियर आपसे। आपको विच वेटरन एक्ट्रेस कौन है जिनको ऑनर किया गया है, दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किस दिग्गज अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, रेखा जी, हेमा मालिनी या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे आप लोग, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है डियर। तो आपने आंसर क्या किया था? चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है वहीदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वेटरन एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान जी, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए दिस ईयर, इस ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन? गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट द सेल ऑफ बायोगैस प्लांट, टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, टू एनकरेज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर या फिर टू स्ट्रीमलाइन द सेल ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी ऑफलाइन एसटी में? इस क्वेश्चन के किस आंसर को, किस ऑप्शन को आपने कंसीडर किया था? फटाफट बताएंगे, है ना। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे आप फटाफट से, ठीक है डियर। और हाँ, एक बार भाई लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आ जाओ, है ना। तो बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे वो भी कनेक्ट हो सके। डियर मैं बता दूं, पहले ही मैंने बताया, जो भी अभी कनेक्ट हुए लेटेस्ट, मैं बता दूं ये सेशन एवरी मंडे होता है। आपकी ऑफलाइन एसटी जो ब्रांच में होती है उसका डिस्कशन होता है यहाँ पर, है ना। जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन आपका 11 AM से शुरू होता है एंड अदर क्वांट्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, इन सब के भी डिस्कशन आते हैं, ठीक है। आप चैनल विजिट करके वहां से आप टाइमिंग देख सकते हैं कि इंग्लिश की टाइमिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, क्वांट्स क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पर डियर आप सभी के आंसर आने बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड आपका राइट निकल कर आ रहा है। टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य है रजिस्ट्रेट करना और कंप्रेस्ड करना बायोगैस प्लांट्स को। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई। बात करें तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने देश भर में संपीड़ित बायोगैस और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण की सुव्यवस्था करने के लिए गोवर्धन नाम से एक योजना डियर ये लॉन्च की गई है, बहुत पहले से शुरू की गई है। गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन, ठीक है। गोवर्धन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पेश किए गए हैं, पोर्टल govardhan.com.in। अब तक 1163 से अधिक बायोगैस संयंत्रों को स्थापित किया जा चुका है डियर, है ना। और 400, यहाँ पर देखिए 426 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं। आई हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल टू डेट, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नई दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, रामेश्वर तेली या फिर श्रीकांत माधव वाडिया, ठीक है। चलिए नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताइए, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो लॉन्च की गई है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फटाफट आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है ना। तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है भाई। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फ्रॉम इंडिया गेट न्यू दिल्ली में इंडिया गेट से इसे लॉन्च किया गया डियर, है ना। हरी झंडी दिखाई गई, फ्लैग ऑफ किया गया
On this occasion, Mr. Singh said the government working in a mission mode in bring a new generation of the green vehicles. Green vehicles को प्रमोट करने के लिए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके, सीएफसी का उत्सर्जन कम किया जा सके, है ना, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। कॉप की मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी कॉप की मीटिंग बताइए लेटेस्ट में कहाँ होने वाली है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में होने वाली है डियर, है ना। और सिंगल साइड सोलर सिस्टम भी लॉन्च किया है अभी हाल ही में यूएई ने। तो चलिए चलते हैं, राइट आंसर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी हो जाएंगे, जिन्होंने हाइड्रोजन सेल बस का क्या किया है? लॉन्चिंग की है। कहां पर? न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सिटी रिसीव द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड एट द इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है? सूरत, आगरा, इंदौर, राजस्थान या फिर नॉन ऑफ दीज? तो क्या आंसर आपने किया था भाई? फटाफट बताओ। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है? डायरेक्टली करंट से क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर इंदौर। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इंदौर बैग द टॉप स्पॉट इन नेशनल स्मार्ट सिटीज कैटेगरी व्हाइल मध्य प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट स्टेट एट इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 बीइंग हेल्ड इन इंदौर। ठीक है, इंदौर की बात करें तो बहुत ही टाइम से ये टॉप पर रह रहा है डियर, है ना। स्मार्ट सिटी का पुरस्कार भी इसे मिल गया है, तो राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक और इंपॉर्टेंट डे हमसे पूछा जा रहा है, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर या 27 नवंबर या फिर नॉन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ। क्या आंसर किया है आपने? फटाफट बता दे। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया है 27 ऑफ सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 ऑफ सितंबर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है भाई यहाँ पे। दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 सितंबर टू प्रमोट टूरिज्म ऑल ओवर द ग्लोब। जिससे वर्ल्ड टूरिज्म को क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। इस वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024? निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित किया गया है? डियर 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो, PS सेकंड, जेलर, कोरोना पेपर्स या फिर नॉन ऑफ दीज? फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया है आपने। डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है, फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है डियर, नॉमिनेशन हुआ है इसका, तो वो आपकी कौन सी मूवी है? फटाफट बताएंगे आप सभी। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर डियर यहाँ पर 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो। एवरीबॉडी इज अ हीरो, ये आपका राइट है। 2018 द फिल्म एवरीबॉडी इज अ हीरो हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट होने वाली मूवी है ऑस्कर्स 2024 के लिए नॉमिनेट होने वाली मूवी है 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डाफने सिपर्स has recently announced her retirement she related which sport? भाई डाफने सिपर्स ने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन है, आर्चरी है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है या नॉन ऑफ दीज है? तो फटाफट से आंसर करें आप सभी। ठीक है, फटाफट से आंसर करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में? जो आंसर किया है आपने वही बताएं कि सर मैंने तो यहाँ पर यह आंसर किया था और मेरा तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है? सही हो गया है ना। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर एथलेटिक्स। ये एथलेटिक्स से बिलोंग करती है डाफने सिपर्स। ठीक है, और एथलेटिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भाई, 2 बार के विश्व चैंपियन धावक हैं, है ना, धावक हैं, ये स्प्रिंटर हैं। डाफने सिपर्स अनाउंस हर रिटायरमेंट, इन्होंने अनाउंस किया है, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बताया, है ना, कि दौड़ यहीं रुकती नहीं है। इन्होंने बोला है द रेस स्टॉप हियर। नीदरलैंड के 31 वर्षीय धावक हैं, बीजिंग में 2015 विश्व चैंपियनशिप में और फिर 2 साल बाद लंदन में 200 मीटर 200 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये डियर नीदरलैंड के 31 वर्षीय धावक हैं, नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगत सिंह वाज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से भगत सिंह की कौन सी जन्म जयंती बनाई गई है डियर? अगर हम भगत सिंह की बात करें तो बिल्कुल, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, हमें नारा बिल्कुल ध्यान आता है, स्लोगन ध्यान आता है, और हम जितनी ही बातें करें उतनी कम है ना। बिल्कुल हमारे देश के अगर हम बात करें, शहीद आजम का इनको टैग दिया गया है, शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। 23 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को गले लगा लिया था, है ना।
तो शहीद आजम भगत सिंह जी की अगर हम बात करें तो किस नंबर की बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई थी? 116th, 117th, 118th, 119th या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल डिटेल में हमने आपके साथ ट्रिब्यूट वाले पार्ट पे डिस्कस किया था मॉर्निंग सेशन में, है ना। ट्रिब्यूट वाले पार्ट पर यह डिस्कशन हुआ था आपका। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर दिया है 116th, है ना। 116वीं जन्म जयंती इनकी सेलिब्रेट की गई है अभी हाल ही में। 116th एनिवर्सरी बर्थडे शहीद आजम भगत सिंह। 28 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर को ये बर्थ एनिवर्सरी थी। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह ऑन दिस ओकेजन स्टेट लेवल फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें खटकर कलकन विलेज है शहीद भगत सिंह नगर, है ना, उसका नाम जो है शहीद भगत सिंह नगर के नाम से रख दिया गया है। नगर के खटकड़ कला गांव में राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया। 28 सितंबर डेट आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, किस नंबर की? 116th बर्थ एनिवर्सरी रही है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भाई बिल्कुल ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग जो होती है वो किस 5 ईयर प्लान से होती है? थर्ड 5 ईयर प्लान से। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन पता है किस लिए पूछा गया है? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी हाल ही में हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका भी हाल ही में क्या हुआ था? निधन हुआ था। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। तो बताइए वो कौन है जो हरित क्रांति के जनक हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम का पार्ट बना है। यानी ये करंट के पार्ट पे है, करंट में ये न्यूज रही है, ये पार्ट रहा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना है। तो बताएंगे क्या आंसर है ना। फिर हम और भी फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले ग्रीन रिवॉल्यूशन के, है ना। MS स्वामीनाथन, गुरुपाल सिंह, हार्ली एंड्रेडो या सैम पिट्रोडा या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, थर्ड 5 ईयर प्लान। लेकिन फाइनली जो ये सक्सेस मिली थी इसको, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में मिली थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। और फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेस करने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसको सक्सेस करने के लिए 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। और ये नेशनलाइजेशन डियर किसके द्वारा किया गया था? तो हम बात करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बैंक्स थे डियर, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, वहां पर 51% और उससे अधिक की शेयर होल्डिंग किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यानी नेशनलाइज जब बैंक हो गए तो वहां पर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। और यही बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करें डियर, नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? तो नेशनलाइज बैंक जो प्रेजेंट टाइम है वो आपके इन प्रेजेंट कितने हैं? 11 है। इन प्रेजेंट आपके जो नेशनलाइज बैंक हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, 11 नेशनलाइज बैंक्स बचे हैं मर्जर और आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन का मतलब 51% और उससे अधिक की शेयर होल्डिंग किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था भाई? अगर हम डेट की बात करें तो डेट निकल कर आती है 19 जुलाई 1969। ठीक है डियर, ये आपको डेट बिल्कुल ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये डेट भी पूछी गई है कि ये जो नेशनलाइजेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1969 को ये नेशनलाइजेशन हुआ था। और ये नेशनलाइजेशन किसके द्वारा किया गया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था डियर? 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें डियर, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? उन्नत किस्म के बीज आए थे, उन्नत किस्म के बीज आए थे। जैसे हम बात करें व्हीट की, गेहूं के उन्नत किस्म के बीज आए थे, जिससे गेहूं के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सका, है ना। प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया था। उन्नत किस्म के बीज थे आपके, गेहूं के भी थे। और अगर हम बात करें राइस की, तो राइस के भी आपके उन्नत किस्म के बीज आए थे, पैडी और व्हीट, है ना। इससे इनके उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे बहुत अधिक इफेक्ट आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का आई होप आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। अब जो 14 बैंक्स थे डियर, ये आप कैसे ध्यान रख सकते हैं?
तो 14 बैंक्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कितने बैंक्स थे, तो 14 बैंक्स थे। इसके लिए यार एक छोटी सी स्टोरी मैंने क्रिएट की थी, वो स्टोरी हम देख लेते हैं, हमें बहुत ही आसानी से सारे बैंकों के नाम भी यहाँ से याद रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डियर, एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि भाई 3 फ्रेंड्स थे। कौन से 3 फ्रेंड्स थे? AB, BOB और PNB। ये तीनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया एक बार कि भाई अपने वैकेशन पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, घूमने चलेंगे, ठीक है। और वैकेशन पे ये तीनों आए तो फिर ये घूमने के लिए जा रहे थे। कहां पर? वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे तीनों, मिनी बस बुक करके। ये 3 फ्रेंड्स हैं, है ना। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक ट्रेजेडी हो जाती है। क्या होता है भाई? बम ब्लास्ट हो जाता है इनकी बस के आसपास ही। किसी की कैजुअलिटी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ घायल हो जाते हैं। बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट होता है तो पास में एक मार्केट होता है ना। उस मार्केट का नाम है SB मार्केट। तो SB मार्केट आता है, इनको हॉस्पिटलाइज कराता है। डियर, जैसे ही SB मार्केट आता है उसके बाद में फिर IB की टीम आ जाती है। IB की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। जो IB की टीम है, यहाँ पर 2 तरह के ऑफिसर्स आते हैं जो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, है ना। 2 तरह से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, IOB और BOI, ठीक है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑन बोर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, IB बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट्स नहीं दे पाती तो फिर CBI जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। और CBI जांच जो है वो 3 जजेस की बेंच यहां पर देती है। अब देखिए ये छोटी सी स्टोरी जो हमने सुनाई, इससे हमने सारे के सारे 14 बैंक्स को कनेक्ट कर दिया आइडिया। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ये तो इस वजह से मैंने स्टोरी सुनाई जिससे आप सारे बैंकों के नाम बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकें। अब देखिए AB, BOB, PNB आप सभी समझ गए हैं, 4th नंबर पे है। तो AB इलाहाबाद बैंक, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB पंजाब नेशनल बैंक, BO बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और 5th नंबर पे आ गया है आपका सिंडिकेट बैंक, है ना। 6th हम बात करें तो इंडियन बैंक, 7th बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक, 8th बात करें बैंक ऑफ इंडिया, 9th बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 10th बात करें तो यूको बैंक, 10th नंबर पे यूको बैंक, 11th नंबर पे ओके कहीं पे कुछ अभी स्किप हुआ है, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 आपका CBI हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और 10 नंबर पे यूको बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, और ये आपका कैनरा बैंक हो गया। 2 देखिए अभी स्किप हो रहा है, वो क्या, CBI की जो जांच हुई, ये 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आए थे, अपर बोर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, है ना। 2 ऑफिसर्स आए हुए थे UBI के। तो डियर यहां पर ये 2 बैंक आपके और निकल कर आ गए। 13 आपका नंबर हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक हो गया आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपके 14 बैंक्स हो गए जिनको नेशनलाइज किया गया था 19 जुलाई 1969 को। किसके द्वारा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। किस 5 ईयर प्लान में? 4th 5 ईयर प्लान में। कब नेशनलाइजेशन हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। डियर उस टाइम पर बैंकों की कैपिटल क्या थी भाई? बैंकों की कैपिटल क्या थी? तो मैं बता दूं, बैंकों की जो कैपिटल थी वो थी 50 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ एंड मोर देन 50 करोड़ की उस टाइम पर कैपिटल थी बैंकों की, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप बिल्कुल ये पॉइंट समझ गए होंगे डियर, है ना। नेशनलाइजेशन मैंने इसके साथ ही आपका डिस्कस कर दिया। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्ट एक साथ आपके यहाँ पर मैंने कंक्लूड कर दिए हैं, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फैक्ट ये तैयार रहे, ठीक है। कई बार डियर डायरेक्टली पूछा गया है कि बताइए जब नेशनलाइजेशन हुआ था फर्स्ट फेज का, तो ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था, किस 5 ईयर प्लान में हुआ था? तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट इज, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको मैं रफ कर दूं, हटा दूं, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, डन। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में फाइनली यहाँ पर सबसे पहले तो राइट आंसर क्या आ रहा है भाई? तो राइट आंसर आ रहा है MS स्वामीनाथन। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है डियर। इस वजह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछ दिया गया है। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे MS स्वामीनाथन, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इनको। चेन्नई में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, 98 ईयर्स ओल्ड थे ये, ठीक है। तो आयो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 23 में भारत की रैंक क्या रही है भाई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, 13th 40th 81st या फिर फर्स्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है आपका 40th रैंक रही है डियर। इंडिया है रिटेन्ड इट्स 40th स्पॉट पे रहा है, इंडिया 40th स्पॉट पे रहा है, ठीक है।
इन द लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किसने किया है भाई? ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है ये विपो के द्वारा रिलीज की जाती है। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया की जो रैंक है वो 40th रैंक है आपकी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज भाई, अश्विन सूर्यकांत दानी का निधन हुआ है अभी हाल ही में। ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? अश्विनी सूर्यकांत दानी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? पॉलिटिशियन है, सिंगर है, जर्नलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर नॉन ऑफ दीज? है ना, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? जब आपने एसटी दी थी इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था? फटाफट से आप सभी बताएंगे। तो चलते हैं हम आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये क्या है डियर? इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है भाई। अश्विनी दानी को फाउंडर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन पेंट्स। डियर ये एशियन पेंट्स के जो है फाउंडर है। एशियन पेंट्स के, एशियन पेंट्स आपने सुना होगा, ऐड आता है ना। एशियन पेंट्स तो जानते भी, आप घर में कराते भी होंगे एशियन पेंट्स, है ना। एशियन पेंट्स who passed away at the age of 79 years old थे ये अश्विनी दानी। अश्विनी दानी's contribution of the Asian paints and the global paint industry have left the indelible mark। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएंगे। अश्विनी सूर्यकांत दानी नाम ध्यान रखना है आपको, है ना। ऑब्वियसली थी, इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया है और डायरेक्टली पूछ दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? पीटीआई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो इन पर्सन का नेम क्या है आपसे पूछा गया है। अविक सरकार, के एन शांत कुमार एंड प्रवीण सोमेश्वर, या फिर रघुराम राजन, नन ऑफ दीज। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? बताएं फटाफट से। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आएगा के एन शांत कुमार। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा डियर, है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। के एन शांत कुमार द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड वाज इलेक्टेड चेयरमैन। पीटीआई के चेयरमैन बनाए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर 1 ईयर टर्म। 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का इनका टर्म रहेगा, 1 ईयर का टर्म के लिए। ठीक है डियर, 1 ईयर के टर्म के लिए ये बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है नाम के एन शांत कुमार। ठीक है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2023 शस्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स? गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड एंड ऑनर से आ रहा है। श्रीनिवास रामानुजन, रॉक्सियन जैंग, शो मिंग गो, या फिर वेन गो डोव, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये अवार्ड डियर किसे दिया गया है ये पूछा गया है। अगर हम मैथमेटिक्स डे की बात करें तो बताइए मैथमेटिक्स डे हम कब मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। मैथ्स की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल करंट में हम आपसे पूछ सकते हैं। तो डियर ये जो डे मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे वो 22 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 22 ऑफ दिसंबर को ये डे मनाया जाता है। ठीक है, आई हैव बिल्कुल, आप ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं ये अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड जो मिला है ये आपका रॉक्सियन जैंग को मिला है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं भाई। रॉक्सियन जैंग ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है डियर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये प्रोफेसर है। बेर्कले यूएसए अवार्ड द 2023 सशस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये इनको सम्मानित किया गया। बिल्कुल ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक डे पूछा गया है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, थीम पूछी गई है सस्टेनेबल हाउसिंग सॉल्यूशन, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, अर्बन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज
एज डाइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी या नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताइए आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, है ना, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर किया था आपने। तो चलते हैं यार आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज एंड डाइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं भाई। ये जो डे है ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो रही है, द थीम फॉर वर्ल्ड हैबिटेट डे, रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमी सिटीज एंड डाइवर्स ग्रोथ एंड रिकवरी aligns with the challenging economic circumstances facing urban areas worldwide। जो भी चुनौतियां डियर रहती हैं पर्यावास, आप समझ रहे हैं, हैबिटेट डे की बात हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये डे आपका, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, इसका थीम आपको ध्यान रखना है। और ये डे हमने कब सेलिब्रेट किया है, यानी ये डे मनाया कब जाता है, दिस डेट, तो फटाफट से बताइए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क है कि ये डे आखिर हमने मनाया कब है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, है ना, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question आ रहा है, who has honored with the Global India Award by the Canada India Foundation। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, रतन टाटा या फिर मुकेश अंबानी, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फिफ्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट से आंसर करिए, क्या आपने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था इस क्वेश्चन का, तो फटाफट से आप सभी बताएंगे। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 की बात हो रही है, तो ये फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया है, फटाफट से बताइए आप लोग, है ना, कि आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, ठीक है डियर। और फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है सुधा मूर्ति। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा डियर। सुधा मूर्ति की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, रिनाउंड ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं सुधा मूर्ति जी, वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर, जो इन्फोसिस के को फाउंडर है डियर वो उनकी वाइफ है ये, इन्फोसिस को फाउंडर। तो ये तो पूरा यहाँ पर जो है आपका जो है रिलेशंस निकल कर आएंगे। और फाइनली आपको नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति जी को आप ध्यान, आपने नाम सुना होगा NR नारायण मूर्ति जी का, तो उनकी ये वाइफ है सुधा मूर्ति। तो नारायण मूर्ति की वाइफ है सुधा मूर्ति, जो कि आपकी क्या है, प्रसिद्ध लेखिका है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, मानव ज्ञान की ज्ञाता भी हैं। और फाइनली हम बात करें नारायण मूर्ति एज वाज ऑनर्ड द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडियन फाउंडेशन। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया है। सुधा मूर्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फोसिस की बात हुई है, इन्फोसिस को फाउंडर है NR नारायण मूर्ति, इनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, जिनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ फॉर द ICC अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप 2023। विश्व कप 2023 के लिए ICC अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अजय जडेजा, राहुल द्रविड़ या फिर नॉन ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, है ना, फटाफट से बताएंगे। ICC वर्ल्ड कप जो हो रहा है भाई, उसमें फाइनल यहाँ पर किसे मेंटर नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान टीम का, तो फटाफट आंसर करिए। हम लोग चलते हैं फिर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अजय जडेजा। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा डियर, राइट हो जाएगा। अजय जडेजा जी, आप जानते हैं इन सभी को बहुत अच्छे से, अजय जडेजा जी को। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मेड एन इंपॉर्टेंट एडिशन टू देयर सपोर्ट स्टाफ अहेड ऑफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इन फॉर्म ऑफ फॉर्मर इंडियन कैप्टन अजय जडेजा। इंडियन टीम कैप्टन रहे हैं, पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं डियर जडेजा। अजय जडेजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ अफगानिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप इन इंडिया, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। अजय जडेजा, इनका नाम ध्यान रखना होगा, अफगानिस्तान टीम के मेंटर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, यानी शिवराज सिंह चौहान जी ने, सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके दिए 25%, 35%, 45%, 50% या नॉन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो फटाफट आंसर आपने क्या किया था अपने एसटी में, फटाफट से बताएं, है ना। मध्य प्रदेश सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है यहाँ पर इन्होंने, फटाफट आप सभी बताएंगे डियर।
ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, जिनको हम मामू को निकनेम मामू बोल देते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान जी को, तो बताइए कितने परसेंट सरकारी नौकरियों में, राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों, मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आपने आंसर क्या किया था? राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 35%। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, 35% रिजर्वेशन देने की बात की है ना। Explanation: The Madhya Pradesh government has issued a notification for providing 35% reservation for women recruitment bearing for the forest department. ठीक है डियर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन विभाग को छोड़कर, डियर देखो ध्यान रखना है बिल्कुल, वन विभाग को छोड़कर अब डायरेक्टली यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है कि बताइए किस विभाग को छोड़कर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन देने की बात की है? किस विभाग को छोड़कर? तो वो विभाग है वन विभाग, जिसको छोड़कर जो है बात की है, तो 35%। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु मैन्युफैक्चर्ड द LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। LCA देखो लिखा है, ये फुल फॉर्म लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस की बात हो रही है। दैट वाज रिसेंटली हैंडेड ओवर द इंडियन एयरफोर्स। भाई हाल ही में भारतीय वायुसेना को सौंपे गए LCA तेजस विमान का निर्माण किसने किया था? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, सेकंड ऑप्शन है बोइंग कॉर्पोरेशन, थर्ड ऑप्शन है रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने क्या किया था आंसर इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। एसटी में आपने क्या आंसर किया था इसका? ठीक है, और फिर हम लोग चलेंगे राइट आंसर की तरफ और फिर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की बात हो रही है डियर, मैन्युफैक्चर्ड इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है डियर, वो इसका निकल कर क्या आएगा भाई, फटाफट से बता दो। ठीक है, चलो तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा यहां पर? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है भाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है डियर। फर्स्ट ये ट्विन सीटर यानी 2 सीटर है, 2 सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। नाम आपको ध्यान रखना है, तेजस। तेजस टू द इंडियन एयरफोर्स इन बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में ये क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को पहला ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सौंप दिया है। ठीक है, किसको सौंपा है भाई? इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा डियर। एक्सप्लेनेशन भी आई होप आपको समझ आया होगा। तो डियर इसी के साथ हम लोग चलते हैं बिल्कुल। तो आई होप आपने ये जो एसटी का डिस्कशन था इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो बिल्कुल फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, कि भाई एसटी डिस्कशन एवरी मंडे आता है, उनको भी बताएं जिससे वो भी कनेक्ट हो सके अगर किसी को नहीं पता है तो, है ना। और मंडे डिस्कशन आपका एवरी मंडे डिस्कशन होता है एसटी का, पूरे वीक आप ये ऑफलाइन एसटी देते हैं। तो आई होप बिल्कुल आपने एंजॉय किया। तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बहनराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है डियर, और मॉर्निंग करंट अफेयर में जुड़ना ना भूला करें। डेली सेशन होता है आपका मॉर्निंग 7 AM। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.